सामान्य अध्ययन 2500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला में हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त आपका थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए रक्त का पीएच मान ऑप्शन सी 7.4 होता है। और यहाँ इस बात को भी ध्यान रखिए कि जो पीएच की टेबल होती है वो 7 पर उदासीन होती है, और 7 से जैसे जैसे पीएच मान ऊपर बढ़ेगा वो पदार्थ क्षारीय नेचर का हो जाएगा, और जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो पदार्थ उतना ही एसिडिक यानी अम्लीय प्रकृति का होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल पूर्ण रूप से उदासीन होता है, इसलिए उसका पीएच मान ऑप्शन बी 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम में होता है। ड्यूटेरियम एक प्रकार से हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, एक खुद हाइड्रोजन, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। जो ट्राइटियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। ड्यूटेरियम आपका जिससे भारी जल बनता है, जो परमाणु भट्ठी में काम आता है मंदक के रूप में, और एक आपका हाइड्रोजन होता है जिससे पानी बनता है। हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है, ड्यूटेरियम के नाभिक में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि ट्राइटियम के नाभिक में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। ड्यूटेरियम के नाभिक में 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व है। यहाँ ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन के नाभिक में मात्र 1 प्रोटॉन होता है, इसीलिए यह सबसे हल्का। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण में क्या होता है। तो आप इस बात को याद कर लीजिए बहुत ध्यान से, कभी आप भूलेंगे नहीं। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकारक है, ना कि उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ता है उस दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन का काम है इलेक्ट्रॉन को लेना, क्योंकि उसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 8 पूरा करना रहता है। तो इसलिए ऑक्सीजन चाहता है कि हम कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो जहाँ से वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जिस पदार्थ से वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, यानी ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन आपके मुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वायु है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिश्रण। वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी, मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मेंडलीव ने किया था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आपका उत्तर है ऑप्शन ए, फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन है। लेकिन यहाँ इस बात को ध्यान दीजिएगा कि फ्लोरीन की अपेक्षा क्लोरीन ज़्यादा अपक्रिया से यानी ज़्यादा जल्दी से अपक्रिया कर लेता है। इसका अर्थ हुआ है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तो फ्लोरीन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक क्लोरीन की होती है। लेकिन यहाँ विद्युत ऋणात्मक पूछा गया है, इसलिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों में पाए जाने वाले यानी नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों के आधार पर होती है, और नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन ही उस तत्व की परमाणु क्रमांक होता है। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार उसका परमाणु क्रमांक अर्थात नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी तत्व है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्मियम। सबसे भारी तत्व आपका ऑस्मियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सब लोहे के अयस्क हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। आपका आंसर है ऑप्शन डी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। ये आपकी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा, जस्ता, निकिल। जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जस्ता और निकिल से बनती है। ये इन्हीं तीनों की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पीतल तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। एक याद कर लीजिएगा आप, कांसा, कई सभ्यताएं कांस्य युगीन सभ्यताएं, ये कांसा जो होती है ये तांबे और टिन की मिश्र धातु होती थी, जबकि पीतल आपका तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है।
अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, और बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है, पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम। पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, अस्थायी कठोरता ये कार्बोनेट के कारण होती है और किसी के कारण नहीं, इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा। जब अस्थायी कठोरता की बात आएगी तो वहाँ सल्फेट और नाइट्रेट आएंगे, लेकिन जब अस्थायी कठोरता की बात आएगी तो वहाँ सिर्फ बाइकार्बोनेट आएंगे। तो जल के में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? ये तांबे और टिन की मिश्र धातु है जिससे बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। एक ऐसी मिश्र धातु है कि हल्का सा भी करंट अगर वेरिएशन आता है तो ये तुरंत गल जाती है, यानी तुरंत दग जाती है, और इसलिए घर में विद्युत के कारण कोई नुकसान नहीं होता है। तो वहाँ जो फ्यूज का तार होता है ये तांबा और टिन के मिश्र धातु से बने धातु से बना होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी ट्रांसफार्मर उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, और साथ साथ में सिर्फ एसी में प्रयुक्त होता है। आजकल आप देख रहे हैं कई जगह ट्रांसफर लगे हुए हैं, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, घरों में फ्यूज तार किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जब हम तारों को फ्यूज को जोड़ते हैं तो उसका वोल्टेज मतलब उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है, और जब भी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, यानी जैसे वोल्टेज हाई होगा तुरंत प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण फ्यूज तार उड़ जाएगा और वहाँ विद्युत से बहुत कम नुकसान होगा। इसलिए घर के फ्यूज किस क्रम में जुड़े होते हैं? ये आपके ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में उसका प्रतिरोध जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अगला प्रश्न है, घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए समानांतर क्रम में। ये सभी को समांतर क्रम में लगे होते हैं। समांतर क्रम में इसलिए लगे होते हैं जिससे उनका प्रतिरोध कम हो जाए और बिजली की कम से कम खपत हो, इसलिए इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी इस्पात। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? और यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फैराडे, यानी माइकल फैराडे थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में होता है? तो चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, और बिल्कुल इसी दिशा में ये होगा, ये उत्तर दक्षिण में ये होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा उत्तर और दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारी जल। नाभिकीय रिएक्टर में जब यूरेनियम या किसी नाभिक का विखंडन होता है तो उससे न्यूट्रॉन निकलते हैं, और न्यूट्रॉन की गति बहुत ज़्यादा होती है। इस गति को धीमा करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है, और उस मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है, जिससे उसकी गति धीमी हो जाए और बहुत ज़्यादा विखंडन ना हो, यानी विखंडन जो परमाणु का हो रहा है नाभिकीय विखंडन वो नियंत्रित रहे, इसलिए वहाँ मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पहले आपका मंदक था, अब नियंत्रक था। मंदक का काम होता था न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देना, और नियंत्रक का काम ये होता है कि अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हों तो वो न्यूट्रॉन को सोख लेता है। सोखने के कारण क्या होता है कि न्यूट्रॉन कम बचते हैं, या मात्र उतने न्यूट्रॉन बचते हैं जितनी उस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, यानी जिससे वो प्रक्रिया कंट्रोल यानी नाभिकीय विखंडन आपका नियंत्रित रहे। इसलिए उसके लिए छड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसको ऑप्शन बी कैडमियम की बनी होती है, वो कैडमियम छड़ होती है। इसी कैडमियम छड़ का प्रयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है।
अगला प्रश्न है, सूर्य एवं तारे से प्राप्त ऊर्जा का प्रकाश स्रोत है, तो सूर्य और तारों में नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर कोई नया परमाणु बना लेते हैं, तो नाभिकीय संलयन होता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर हीलियम के परमाणु बनाते हैं, ये नाभिकीय संलयन है। और नाभिकीय विखंडन में कोई बड़ा अणु या कोई बड़ा तत्व टूटकर 2 छोटे तत्वों में बन जाए, वो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य बना है मुख्यतया, सूर्य में लगभग 26% हीलियम है और 74% हाइड्रोजन है, इसलिए ये ए और बी दोनों का बना है, यानी हीलियम का भी बना है और हाइड्रोजन का भी बना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर को सबसे पहले फर्मी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं? तो यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एमीटर। विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो फ्यूज का इतना ही कार्य होता है कि विद्युत परिपथ की रक्षा कर ले, यानी जब वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होने लगे, यानी अचानक वोल्टेज बढ़ने लगे, तो वो विद्युत परिपथ की रक्षा कर ले। तो यहाँ ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर होगा, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है विद्युत परिपथ की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगता एवं डूबता सूरज लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए ये आपका लाल प्रतीत होता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए सीधे हमारी आंखों पर आ जाते हैं और हमें सूरज लाल दिखता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, इसका सही कारण होता है। यह अस्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुकता है। जब मनुष्य आगे की ओर झुक जाएगा हल्का सा, तो उसका अस्थायित्व बढ़ जाएगा और वो नीचे नहीं ढंगेगा, यानी नीचे नहीं गिरेगा। इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के प्रश्न कई बार आते हैं कि पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, और जब हम बर्फ पिघलने लगती है तो पानी का तल क्या होगा? ये तैर रहा है। बर्फ पिघलते तो पानी का तल क्या होगा? तो जब बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का तल ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोलिक की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो डीएनए का प्रमुख कार्य आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। अगला प्रश्न है, आरएनए पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य में। आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेंडल को। आनुवंशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ आपके मनुष्य में कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं, या ये कहा जाए 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 46 गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग आनुवांशिक है? तो यहाँ वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर, ये तीनों आपके आनुवांशिक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी वर्णांधता भी, हीमोफीलिया भी और टर्नर सिंड्रोम भी, ये तीनों आनुवांशिक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पैदा होगा जब कौन गुणसूत्र हो? ऑप्शन सी, XY गुणसूत्र हो। कुल मिलाकर आदमी में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 तो समान होते हैं,
23वां में अगर वो XY हो गया तो लड़का हो जाता है और नहीं तो वो लड़की रहती है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में जब किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाती है, अगर उस व्यक्ति को थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो उसका खून लगातार बहता रहता है, वो जल्दी बंद नहीं होता है। तो हीमोफीलिया में रक्त का बहना बंद नहीं होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त का बहना बंद नहीं होता है।